हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान। कक्षा 7 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 7, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, आपने पढ़ा भी होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा ना तो आप लोग एक बार जरूर जाकर देखिए, उसमें मैंने सभी के सभी परिभाषा सहित सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया, समझाया और लिखवाया है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं इस अध्याय को जो बताऊंगा, अध्याय 7 को, उसमें सभी के सभी परिभाषा को आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 के जो विज्ञान है उनके अंतर्गत अध्याय 7 में जो है क्या है, जंतुओं और पादप में परिवहन। आखिर परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है, आखिर कैसे परिवहन हमारे शरीर में होता है, आखिर हृदय, धमनी, शिरा, कैसे परिसंचरण तंत्र सभी काम करते हैं, ये सभी होते क्या है, ये सभी के सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर रक्त क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, सभी के सभी के बारे में ना हम इस अध्याय में आपको बताएंगे, समझाएंगे और अच्छे से लिखवाएंगे। और हाँ, हो सकता है ये अध्याय बाकी अध्याय से थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें हैं, आपको जो समझने वाली बातें इसमें ज़्यादा है, इसलिए सभी अध्याय से थोड़ा सा बड़ा ये अध्याय हो सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम कॉन्सेप्ट है, जो आपको जरूरत है ना इसमें बहुत ज़्यादा है। आप यकीन मानिए, जब वीडियो पूरा कंप्लीट कीजिएगा ना तब आपको पता चलेगा इसमें कितना महत्वपूर्ण बातें सब है, ठीक है। तो एक एक करके आपको हम किताब को दिखाते हैं। यहां देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। यहां देखिए उससे पहले लिखा हुआ है हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। यानी कि हृदय से लेके और पूरा जो रक्त ऐसे ऐसे करके पूरा शरीर में फैल रहा है, ऐसे शरीर में फैल रहा है, ये सभी क्या बना रहा है, ये बना रहा है परिसंचरण। परिसंचरण मतलब समझ रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। परिसंचरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या होता है, परिसंचरण होता है। और परिसंचरण तंत्र जो हमारे शरीर में है, हृदय से लेके रक्त में जो जितने वाहिनी, रक्त वाहिनियां मतलब जो नस होते हैं हमारे, उस समय जितने जो रक्त हमारे चलते हैं उसे क्या कहा था, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आपने समझ गया होगा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। उसमें पहला नाम क्या आता है, रक्त का, है ना। जैसे देखिए जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या क्या होता है, रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। बिल्कुल हाँ, जब आपका कहीं से जैसे कि पैर में कहीं पे कट गया तो यहाँ से क्या आता है बाहर, जिसे आप खून कहते हैं ना, उसे शुद्ध हिंदी में रक्त कहा जाता है। खून को ही रक्त कहा जाता है, या फिर उसको और शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, रुधिर कहा जाता है, ठीक है। तो रुधिर जो होता है ना वो बहने लगता है। और क्या है, रुधिर एक प्रकार का क्या होता है, तरल पदार्थ, यानी कि चिपचिपा करके पानी के जैसा होता है। बिल्कुल, खून चिपचिपा होता है कि नहीं, आपको भी पता है। ये क्या है, द्रव है। द्रव मैंने आपको पहले बता चुका है कि द्रव क्या होता है। तो ये द्रव है, एक पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यानी कि रक्तवाहिनी यानी कि नसों द्वारा रक्तवाहिनी, जिससे रक्त जो क्या करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसे क्या कहता है, रक्तवाहिनी कहा जाता है। आपने समझ गया कि रक्तवाहिनी क्या होता है। तो जहां से रक्तवाहिनी द्वारा जो रक्त क्या करते हैं, प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, देखिए यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत, आपको पता है ना छोटी आंत क्या होता है, से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। जी हाँ, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो काम के बचते हैं ना, जो हमारे शरीर में काम के बचते हैं खाद्य पदार्थ, उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम पता है कौन, रक्त ही करते हैं। मतलब कि रक्त वाहिनी जो होते हैं वही करते हैं। और देखिए फेफड़ों से लेकर ऑक्सीजन को भी रक्त ही हमारे क्या है, रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। यानी कि फेफड़ा से जो ऑक्सीजन जो है ना, फेफड़ा से, यहाँ देखिए है ना फेफड़ा, यहाँ फेफड़ा से जो ऑक्सीजन विभिन्न अंगों के मतलब स्थानों तक जो लेके जाते हैं, ये क्या मतलब ये कौन करते हैं, ये रक्त ही करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को जो परिवहन करते हैं वो कौन करते हैं, रक्त करते हैं, रक्त रक्त रक्त, ठीक है। क्योंकि आपको पता था कि फेफड़ा से ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं, ये आपको पता था, श्वसन चैप्टर में आपने पढ़ा ही था। तो वही है बस यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त विभिन्न प्रकार क्या है, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल पदार्थ, बिल्कुल आपने तो पहले जान गया है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भी होता है, रक्त का जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है, ठीक है। कोशिका रहती है, कोशिका आपको पता ही है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, सजीव का भाग है, आपको पता इकाई है।
इसी प्रकार रक्त आपने जाने गया एक तरल पदार्थ होता है। रक्त कितने प्रकार के, देखिए रक्त माना जाता है 3 प्रकार के, ऐसे माना जाता है रक्त कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लेकिन और ऐसे सीधे नहीं बोल सकते, लेकिन आपको एक एक प्रकार के बारे में आपको जानना चाहिए। क्या है, पहला नाम है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आरबीसी। क्या, आरबीसी, जी हाँ आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होता है। मतलब इसका फुल फॉर्म आपको अभी जानना नहीं है, लेकिन इतना समझिए आरबीसी होता है, ठीक है, आर का मतलब रेड होता है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद देखिए क्या है कि जिनमें एक लाल वर्णक होता है। वर्णक का मतलब पता है क्या, और वर्णक का मतलब सच में रंग होता है, रंग का शुद्ध हिंदी वर्णक होता है। यही लिखा हुआ है कि जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जी हाँ, ये हीमोग्लोबिन है, एक छोटा मोटा टर्म नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाएं पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, इसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर अपने साथ संयुक्त रूप से शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे अंगों तक जो पहुंचाते हैं, कोशिका तक परिवहन करते हैं, ये कौन करते हैं, हीमोग्लोबिन ही करते हैं, ठीक है। और रक्त का एक प्रकार क्या है, आरबीसी, जो अभी आपने देख ही रहे हैं, क्या नाम है, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। यानी रक्त के प्रकार का मैं पहला नाम पूछूं तो क्या है, तो लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी कारण से हीमोग्लोबिन के कारण से ही खून का रंग लाल होता है। वो जो लाल वाले आप खून देखते हैं ना, खून का रंग जो आप लाल देखते हैं, रक्त का रंग जो लाल देखते हैं, वो लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जानेंगे। और दूसरा, और इसमें क्या आपने जाना कि आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, जी हाँ पूछता है कि क्या बोलते हैं, आरबीसी का क्या काम है, आप सीधे बोलेगा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करता है, आपने समझ गया। उसी तरह दूसरा प्रकार एक और है जिसका नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। क्या, डब्ल्यूबीसी, मैं सबको लिखवाऊंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता, मैं सबको कॉपी पे नोट डाउन करवाता हूँ, ये मैं करवाता हूँ हर अध्याय में। ऐसे है डब्ल्यूबीसी। पता है डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर में कहीं पे कट गया, ठीक है, जैसे हाथ देख रहे हैं यहाँ पे कट गया, ठीक है, कट गया, तो ये क्या पता है ना, इसको हम लोग ठीक करते हैं, या फिर इसको ठीक करते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं ना, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं और हमारे पूरे शरीर में जो फैलते हैं ना, और जहाँ पे कटे उटे जो होते हैं ना रोगाणु नष्ट, उनको नष्ट करते हैं, उनको वो भरने का काम करते हैं। इसीलिए वहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं ही काम आते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो आप बोलेगा रोगाणु को नष्ट करता है। आपसे सीधा ऐसे प्रश्न पूछेगा कि रोगाणु जो होता है, रोगाणु को कौन नष्ट करता है, रोगाणु को कौन सा रक्त समूह जो है, रक्त के प्रकार है, कौन सा रक्त के प्रकार जो उसको नष्ट करता है, तो आप सीधे बोलिएगा कौन सा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम समझ गया। आरबीसी का आपने भी जस्ट समझा था, क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, रोगाणु का नष्ट करना। दोनों प्रकार आपने समझ गया। और थर्ड देखिए क्या है, थर्ड होता है प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स, इसको शुद्ध हिंदी में पट्टी कानू कहा जाता है। बिल्कुल हिंदी हर चीज का जानना जरूरी नहीं है, इसका इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए आपको प्लेटलेट्स जानना है। प्लेटलेट्स पता है, कभी कभी खून जैसे करके यहाँ पे ना थक्का जम जाता है, जैसे जम जाता है, ये जम जाता है ना, किसके कारण जम जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आपने प्लेटलेट्स भी समझ गया। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी है, देखिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रक्तवाहिनी है। बिल्कुल, रक्तवाहिनी मतलब जो रक्त को ले जाने वाला होता है, यानी कि नस होता है, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, लेके जाती है। बिल्कुल जो मैंने कहा। और अंतः शोषण के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों यानी कि फुसफुसों से को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए अन्य भागों में करता है। आपने समझ गया कि क्या है कि रक्त जो मतलब वाहिनी होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, रक्त को लेके जाती है। यानी कि इस प्रकार से शरीर में 2 प्रकार के रक्त वाहिनी पाई जाती है, पहला धमनी और दूसरा शिरा और धमनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, आप तुरंत जवाब दीजिएगा कौन कौन, शिरा और धमनी और शिरा दोनों। पहले किसी को बोले कोई दिक्कत नहीं, धमनी और शिरा ऐसे करके आपको याद करना है। जो आपको जरूरत है ना, मैं हमेशा वो बताऊंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्पंदन दर। यानी कि स्पंदन दर होता क्या है, यानी प्रति मिनट स्पंदों की संख्या क्या कहलाती है, स्पंदन दर कहलाती है। मतलब समझ रहे, 1 मिनट में हमारा दिल कितना बार धड़कता है ना, हमारा दिल जो धड़कता है ना, हमारा दिल 1 मिनट में जितना बार धक 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 करता है, उसे क्या कहते हैं, स्पंदन दर।
मतलब धक धक जो करता है ना हमारे शरीर, कभी हाथ रख के ऐसे देखिएगा, अपने ऐसे कलेजे के सामने रखिएगा हाथ, तो धक 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 करता है। इसी को तो कहा जाता है क्या, स्पंदन दर। यानी कि मैं आपसे अगर पूछूं कि स्पंदन दर क्या होता है, बोलेगा 1 मिनट में जितना हम लोग का धड़कन धड़कता है ना, उसे क्या कहते हैं, स्पंदन दर कहते हैं। आपने समझ गया। और इसी तरह एक वयस्क व्यक्ति यानी कि कोई भी एक मानव का सामान्यतः कितना बार 1 मिनट में धड़कता है, आप बोलेगा 72 बार। कितना बार, 72 से 80 बार। अगर कोई बोल दे 73 बार धड़कता है तो बिल्कुल वो सही बोल रहा है। अगर कोई बोले 74 बार धड़कता है तो बिल्कुल वो सही बोल रहा है। अगर वो बोले 81 बार धड़कता है तो बिल्कुल वो गलत बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैसे लिखा हुआ है कि 72 से 80, यानी कि 72 से लेके 80 तक ही धड़कता है, सामान्यतः माना गया। यानी कि 73 नहीं हो सकता है, मतलब 83 नहीं हो सकता है। ठीक है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 74। यानी कि सीधा आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। बस ये याद करके चलना है। मतलब कि सामान्य मनुष्य का स्पंदन दर यानी 1 मिनट में कितना धड़कता है, तो आप सीधे बोले कितना, 72 बार। आपने समझ गया होगा, आशा करता हूँ आपने समझ गया होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ आपको कॉपी पे नोट डाउन करवाते हैं। आपके कॉपी पे पहला लाइन जो लिखा होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए परिसंचरण तंत्र। मैंने समझा दिया, हृदय और रक्त वाहिनी के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसे आप नोट डाउन करिए। और क्या है, रक्त क्या है, रक्त तरल पदार्थ या द्रव है, तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, रक्त लिखा हुआ है। क्या, रक्त लिखा हुआ है। ऐसे रक्त लिखना है आपको, है ना। कैसे रक्त लिखना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रक्त लिखना है। यहाँ पे देखिए कि कुछ अलग टाइप से आपको दिख रहा होगा, इस घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको ये पूरा के पूरा आपके कॉपी पे नोट डाउन होना चाहिए। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत, ये क्या है, श्वेत लिखा हुआ है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और क्या है, प्लेटलेट्स, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु। ये आपको लिखना है आपके कॉपी पे। बिल्कुल जी, वीडियो रोक के लिखिए, बट लिखिए जरूर। मैंने आपको तीनों बताया भी, बहुत अच्छे समझाया भी है, तो आपको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ आप नोट डाउन करना है और आगे लिखिए आप अपने कॉपी पे। सबसे पहले क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं, ऐसे करके डैश करके लिखिए। इनमें लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को शरीर में के सभी अंगों तक एवं अंत में कोशिकाओं तक परिवहन करता है। मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, क्या कौन करता है, आरबीसी करता है। और देखिए रक्त यानी कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। इसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऐसा ही क्या है, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, यह विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करता है। यह आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, नष्ट करता है, यानी कि रोगाणुओं को कौन नष्ट करता है, श्वेत रक्त कोशिका। यानी डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, क्या काम है, सभी रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, रक्त का थक्का जमने में किसका कारण होता है, कारण क्या होता है, प्लेटलेट्स का। किसका, प्लेटलेट्स का। ये भी पॉइंट को आपके कॉपी पे नोट डाउन होना चाहिए। और आगे फिर लिखना है क्या, यानी कि पहले क्या लिखना था, इसको लिखना था, आपको रोक के लिखना था वीडियो, बट लिखिए जरूर, इसको लिखिए। ये पॉइंट पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये लिखना है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। रक्त वाहिनी, आपको पता है ना, जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, लेके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं। वाहन समझते हैं, मोटरसाइकिल है ना, हम लोग को बैठा है कहीं से कहीं चल जाते हैं ना, वही तो वाहन होता है। इसी तरह खून का भी वाहन होता है, उसे रक्त वाहिनी कहा जाता है। समझ गया आपने। शरीर में 2 प्रकार के रक्त वाहिनियां होती है, पहला धमनी और दूसरा सीरा। और धमनी किसे कहा जाता है, देखिए धमनी का क्या काम होता है, धमनी होता है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले आती है। यानी जो हमारा हृदय होता है ना, जो हमारा हृदय होता है, यानी उससे रक्त को क्या करता है, शरीर के सभी मतलब भागों तक क्या करता है, लेके जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। और सीरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त के सभी भागों को हृदय तक लेके जाता है। यानी एक का काम यहाँ तक लाना और दूसरा का काम यहाँ तक लेके जाना, इसी को सीरा और धमनी कहा जाता है। अभी थोड़ा सा और दिखा दूंगा मैं। यानी कि एक का काम है ऑक्सीजन युक्त क्या है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाना, एक का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में लाना। ये भी पॉइंट आपको अपने कॉपी पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको लिखना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से धमनी और सिरा तो होता है, लेकिन एक होता है पता है क्या, अपवाद में होता है। क्या अपवाद में होता है, फुसफुस क्या है, फुफ्फुस क्या है, धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। यह हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ा में ले आता है। यानी कि ठीक उल्टा होता है। जैसे कि धमनी का काम क्या है, वास्तव में धमनी का काम ऑक्सीजन को लेकर जाना होता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे फुसफुस धमनी जो उल्टा करता है वही काम करता है जो सीरा करता है। ठीक है ना, क्या करता है, जो हृदय को कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को फेफड़ा में लेके जाता है, ये क्या होता है, फुसफुस धमनी होता है। और फुसफुस सीरा होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है। यानी कि ठीक जो देख रहे हैं ना ये वाला, इसका जैसे कि धमनी है ना, तो फुसफुस धमनी ये काम करेगी, और ये जो हृदय से ऑक्सीजन लेके जा रही है, ये फुसफुस क्या करेगी, सीरा करेगी। यानी ठीक उल्टा इसका करती रहती है। ये हमारे शरीर में परिसंचरण होते रहता है। ठीक है, ये कार्य करती है ये।
और स्पंदन दर आपको पता है कि प्रति मिनट में स्पंदन की संख्या क्या होता है, स्पंदन दर। और सामान्य पुरुष का स्पंदन 72 से 80 प्रति मिनट, यानी कि 72 प्रति मिनट होता है, 1 मिनट पर। एक होता है केशिकाएं, ठीक है। धमनी और शिरा जिस स्थान पर छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, केशिकाएं होती है। तो ठीक है, आपको इसको भी नोट डाउन करना है, यानी कि एक में ये, 2 में ये, 3 में ये और 4 में ये चारों पेज को आपको कॉपी पे नोट डाउन करना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप यकीन मानिए इतना महत्वपूर्ण है आप समझ नहीं सकते हैं। ये सभी पॉइंट को लिखिए, है ना। सबसे पहला क्या था, ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, सभी को रोक रोक के लिखिए, बट लिखिए जरूर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इस चित्र के माध्यम से समझिएगा कि फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी क्या। आपको पता था ना कि धमनी क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, इधर से उधर परिवहन करता है ना, करता है ना। और ये देखिए क्या है, फुसफुस क्या है, फुफ्फुस क्या है, सिरा है। ये इसका ठीक उल्टा करते रहता है काम, ये कार्बन डाइऑक्साइड को करते रहता है। फिर यहाँ देखिए, ये बीच में देख रहे हैं केशिकाएं, आपको लिखवाया है ना, यही केशिकाएं है, देखिए किस तरह दिख रहा है केशिकाएं। और सिरा देखिए किस तरह यहाँ से, यानी यहाँ से जाता है यहाँ, फिर यहाँ से जाता है यहाँ, फिर यहाँ से आता है यहाँ, फिर जाता है यहाँ। ये हमेशा काम होते रहता है, ये क्रिया हमेशा चलते रहता है। इस प्रकार हमारा धड़कन, हृदय धड़कते रहता है और यह क्रिया होती रहती है, क्योंकि मनुष्य का या फिर मानव का ये अपना क्या है, गुण है, लक्षण है सजीव का, कि वो उनमें हृदय या फिर क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण की क्रिया होती रहती है, ये इनका लक्षण है। तो आपने फुसफुस सिरा समझा, फुसफुस धमनी समझा, आपने सिरा क्या होता है ये समझा, आपने धमनी का क्या कार्य होता है आपने समझा। आपको बताया ना मैंने कि ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन करता है। आप लिखिएगा तभी उसे नोट डाउन करके तभी समझ पाइएगा। और सिरा क्या करता है आपने ये भी समझ गया, कैसे उल्टा करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। और यहाँ वही बात लिखा हुआ है, देखिए ये रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड सभी रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, इसे सिरा कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है दोबारा हृदय में, उसे कहा जाता है सिरा। और ऑक्सीजन को लेके जाती है हृदय से सभी भागों में, उसे क्या कहते हैं, धमनी। और फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी ठीक उसका उल्टा होता है, और कुछ नहीं है, समझना बस यही है। और केशिकाएं आपने समझ गया, देख ही रहे हैं केशिका का चित्र। आप चाहे ना तो ये सब के बीच बीच में ये चित्र को आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इस चित्र को। वो जो लिखवा है ना फुसफुस सिरा फुसफुस धमनी, उसके नीचे इस चित्र को बना लीजिए, आपका कॉपी बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। अगर ना भी बनाए तो कोई दिक्कत, लेकिन बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए केशिकाएं आपने समझ गया। और देखिए इसी तरह देखिए लिखा भी हुआ, फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है ना। फुसफुस मतलब धमनी का काम तो कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, ये रक्त को लेके जाती है और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है। बस यही है, उल्टा करती है। यही बात मैंने आपको लिखवाया भी था अभी जस्ट। और यहाँ देखिए क्या है, एक रक्तदान। जी हाँ, खून भी दान होते हैं, क्योंकि मतलब सोचिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्या लिखा, पहले पढ़ ही लेते हैं कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, स्वेच्छा से जो अपना होता है। जो लोग कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। यानी कि रक्तदान वो होता है कि यानी किसी को जैसे जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल में इतना जरूरत पड़ जाता है रक्त का कि रक्त मिलते नहीं रहता है। इसीलिए बहुत सारे अच्छे व्यक्ति होते हैं जो अपने रक्त को दान करते हैं, रक्त को देते हैं। सरकारी जहाँ पे होते हैं संस्थाओं, उनको जाके देते हैं, उनका रक्त सैंपल को रखा जाता है, उनको रक्त को जिनका जरूरत होता है ना उनको दिया जाता है। रक्त को यानी किसी और को, अपने खून को किसी और को देना रक्तदान कहा जाता है, समझ गए। हर कुछ दान होता है, दान मतलब देना, रक्त भी रक्तदान मतलब महादान कहा जाता है इसको, ऐसे देखा जाए तो। क्योंकि किसी का आप जान बचा रहे हैं, है ना। किसी का खून का कमी हो जाए, उनका मौत की स्थिति बन जाती है और उस समय आप किसी को रक्त दे देते हैं, उसी को रक्तदान कहा था। आपको पता होगा रक्तदान क्या होता है ना, जिसको खून देना किसी को होता है, यानी देते हैं जरूरतमंद लोगों को, लोग देते हैं। आपको ये बस समझ के रखना है। इसी तरह देखिए हृदय, हृदय तो आपने कितना बार सुना होगा ना, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हृदय के बारे में आज पढ़ ही लीजिए। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में करता है। यानी कि हृदय देखिए, यहाँ पे तस्वीर देखिए हृदय में, ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये क्या है, पंप के रूप में कार्य करते रहता है। एकदम इधर से उधर खून को इधर से उधर दौड़ाते रहता है, एकदम क्या करता है, ऑक्सीजन को इधर उधर करते रहता है। ये क्या है, हृदय है। ये क्या है, एक रक्त द्वारा परिवहन को क्या करता है, पंप के रूप में कार्य करता रहता है। ये क्या है, हृदय है। हृदय यही है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें वक्ष गुहा स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुकी रहती है। इसमें वक्ष गुहा होता है। देखिए कहाँ है वक्ष गुहा, आप ढूंढ के बताइए कहाँ है वक्ष गुहा। इसमें वक्ष के एकदम वक्ष गुहा होती है। यहाँ देखिए महाशिरा होती है, दायां अनलिंद होती है। ये सभी देखिए गौर से। इस चित्र को आपको ना नोट डाउन आपके कॉपी पे करना है ना, आपको करना, आपके
कॉपी पे नोट डाउन। जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है और उंगलियों के भीतर की ओर मुड़कर मुट्ठी बना लीजिए। मतलब बता रहा है किस प्रकार से सोचना है। इसमें देखिए, इसमें 4 कक्ष होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। 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 आपने समझ गया होगा। ऊपरी 2 कक्ष को क्या कहा था? अलिंद, और निचले 2 कक्ष को निलय कहा जाता है। समझ गया आपने? यानी कि देखिए, हृदय में 4 कक्ष कौन है? देखिए, पहला बायां निलय, दूसरा बायां अलिंद, और तीसरा दायां अलिंद, और चौथा दायां निलय। यानी कि 4 जो क्या है, 4 जो कक्ष होता है ना, उसका नाम समझ लीजिए। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद होता है। बस ये समझना है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसको ना, उसका जो वो जो था ना, उसका थोड़ा सा बड़ा इसका रूप हुआ। वो जो इससे पहले आप चित्र देखने थे ना, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो यही है इसमें कि महाधमनी इसमें होता है, महाशिरा होता है, इसका अंग का नाम है, छोटा छोटा पार्ट का नाम है। किस तरह ये दिखता है, इसमें पंपिंग होते रहता है रक्त का, हमेशा एनी टाइम पंप करते रहता है। यही है जो हृदय के बारे में भी हम लोग जाने ना, धमनी और शिरा। ये धमनी शिरा कहाँ से निकल रहा है? यहीं से देखिए किस तरह फुसफुस धमनी कहाँ है, फुसफुस शिरा कहाँ है। ये देखिए, ये है फुसफुस शिरा। इसी का वो रूप था, छोटा सा रूप था वो चित्र में। लेकिन ये चित्र को आपको नोट डाउन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी का कुछ ना कुछ कार्य होता है कि इस तरह से इधर से गया, इधर से आया, फिर इधर गया, फिर इस तरह से पंपिंग होते रहता है। हृदय का यही लक्षण है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और हृदय स्पंद समझ रहे हैं? मतलब हृदय जो ऐसे करके धड़क धड़क करके धड़कता है ना, उसे हृदय स्पंद कहा था। देखिए, हृदय स्पंद को जो है ना चेक करने के लिए एक जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बुखार चेक करते रहते हैं कभी कभी, वो कलेजा पे डाल के देख रहे हैं, ये वाला सेम यही रहता है। आप गौर से देखिए, यही रहता है। इसको पता है शुद्ध हिंदी में क्या कहा था? इसको शुद्ध हिंदी में कहा था स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है? स्टेथोस्कोप। ये जो चेक करते हैं, इसमें पता है क्या होता है? चेस्ट पीस होता है, यानी कि चेस्ट के पास आपको ऐसे करके सटाएगा। ये दोनों क्या है? श्रोतिका क्या करते हैं? वो कान में लगाते रहते हैं। किसमें? कान में। और ये तो ट्यूब जैसा रहता है, ऐसे सटाते हैं, उसको पता चल जाता है कि हृदय स्पंद आपका क्या है, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट होता है तो पता कर लेता है कि हो सकता है इसका तबीयत खराब है। बस यही है चेक करने का तरीका। आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कान में लगाएं और इसे ऐसे हृदय में सटाएं, अगर आपको पता चल गया कि तेज बहुत धड़क रहा है, यानी कि उसका तबीयत थोड़ा सा खराब है, यानी मानसिक संतुलन उसका सही, मतलब जो शरीर का संतुलन उसका सही नहीं है। और यहाँ देखिए, कुछ बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे कब किया था? 1578 से क्या है उनका, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ और कालक्रम है उसका 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी। यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हॉर्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हॉर्वे। आपको याद करना, मैं ये नहीं लिखवाऊंगा, आपको ऐसे ही याद करना है। आप अपने पास किताब रख के कोशिश कीजिए पढ़ने का, ताकि आप इसे हाईलाइट कर सके। अगर मैं जब बोलूँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर ना भी कॉपी लिखे तो यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए, हो गया, दैट इज। मतलब ये क्या है? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। ठीक है, उन दिनों यह मानता थे कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचारों को जीव विज्ञान तत्व के रूप में मान्यता मिल गई थी। यानी कि उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की, उन्होंने पहली बार बताया सबको कि देखिए इस प्रकार से रक्त परिसंचरण करते हैं। किसने किया? ये विलियम हॉर्वे ने किया। और ये जीव विज्ञान का भाग है। यानी कि आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ये विज्ञान 3 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है भौतिकी, एक होता है रासायनिक, और एक होता है क्या? जीव विज्ञान। और ये जो पढ़ रहे हैं ये सच में जीव विज्ञान का भाग है। आप आगे जरूर पढ़िएगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप जरूर आगे पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी पे नोट डाउन करते हैं आप। यहाँ देखिए, आपको अब कॉपी पे नोट डाउन करना है क्या? हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय वह अंग होता है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह वक्ष गुहा में
स्थित रहता है, यानी कि वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा देखिए वहाँ पे नहीं दिखा था, लेकिन मैं आपको बता दूं श्वसन जो अध्याय था उसमें वक्ष गुहा आपने बहुत अच्छे से देखा था कि वक्ष गुहा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा था तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए जाके श्वसन, या आपने कॉपी पे लिखा हुआ तो आपको पता होगा वक्ष गुहा कहाँ पे होता है। चित्र तो बना ही होगा आपने। इसी तरह आपको हृदय का भी चित्र बना लेना है इसी कहीं पे, जैसे कि ये लिख रहे हैं लाइन, इसके नीचे ही हृदय का चित्र बना लीजिए, लेकिन बनाइए। बट बनाने से क्या होगा, आपका माइंड जो है ना अच्छे से समझ पाएगा कि कहाँ पे निलय होता है, दायां निलय कहाँ होता है, बायां निलय कहाँ होता है, ये समझ पाइएगा। ओके, हृदय 4 कक्षों में क्या होता है, बटा होता है। उसके ऊपरी 2 कक्षा लीन और निचले को क्या, निलय कहते हैं। ठीक है, समझ गया आपने। हृदय स्पंद किससे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। ठीक है, एक होता है नया टर्म आया आप, क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, सजीव द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। यानी हमारे शरीर से जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, निकालने, ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के होते हैं उसे बाहर निकालते हैं, है ना, जिनका जैसे कि उनको किसके, जैसे कि मूत्र के रूप में हुए या फिर कोई भी रूप में आप अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना, इसे क्या कहा था, उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र पता है कौन है, वृक्क है। ये प्रश्न पूछते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र का क्या नाम है, आप बोलेगा सीधे वृक्क। क्या, वृक्क। क्या बोलेगा, वृक्क बोलिएगा। ठीक है, वृक्क। ठीक है, वृक्क होता है, आपने समझ गया। ये सभी को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल रोक के कीजिए वीडियो, बट कीजिए जरूर। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय मैं बोल रहा हूँ, बाकी सभी अध्याय तो महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन ये महा महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों, क्योंकि देख ही रहे हैं आपको इसमें कितना बातें आपको लिखना पड़ रहा है। इसका रीजन ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं इतना लिखना पड़ रहा है, इसका रीजन ये है कि बहुत बड़ा जीव विज्ञान का ये भाग भी है, आगे इतना काम आएगा ना। आपने खून के बारे में पढ़ लिया, रक्त, WBC, RBC, प्लेटलेट्स सबके बारे में पढ़ लिया, यही तो है इस अध्याय की खास बात। चलिए किताब को दिखा, देखिए आपने समझ गया कि उत्सर्जन क्या होता है, अभी आपने लिख ही लिया है। यही उत्सर्जन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्सर्जन अंग हम लोग का कौन सा है, वृक्क है, आपने समझ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वृक्क या फिर क्या है, गुर्दा, वृक्क या गुर्दा। आपने जब मानव में पोषण पढ़ा था तो गुर्दा, वृक्क सबके बारे में देखा था। और देखिए कैसे हम लोग का मतलब जो बाहर निकलते हैं उससे क्या, मूत्र मतलब जो होते हैं उससे बाहर निकलते हैं, और किससे द्वारा निकलते हैं, मूत्र वाहिनियों द्वारा निकलते हैं, और इसी को कहा जाता है क्या है, इसे वृक्क कहा था। आपने समझ गया होगा। और देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है किस प्रकार से होता है, जो हम लोग का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ देखिए वृक्क किसे कहा था, आपने देख ही लिया, समझ ही लिया। और इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि रक्त के क्षरण की विधि को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि रक्त के क्षरण की विधि को क्या कहते हैं, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त के क्षरण विधि को क्या कहते हैं, आप सीधे बोलेगा डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर रक्त के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ओके, आपने समझ गया होगा कि डायलिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने समझ गया होगा। यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, जैसे कि जंतु है ना, जानवर से हुआ, उसमें भी अपशिष्ट रसायन निष्कासन की विधि, मतलब जल की विधि, उसमें भी तो उत्सर्जन होता है ना। जंतु जो जानवर होते हैं उसमें भी तो होते हैं ना। जैसे कि मछली जल है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ पता है क्या निकलते हैं, मछली क्या उत्सर्जित करता है पता है आपको, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि मछली क्या उत्सर्जित करता है, मछली क्या उत्सर्जित करता है। आप सीधे बोलेगा अमोनिया उत्सर्जित करता है। क्या, अमोनिया, क्या, अमोनिया उत्सर्जित करता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे मनुष्य क्या करता है, ये यूरिया करता है, यूरिया उत्सर्जित करता है। क्या करता है मनुष्य, यूरिया। वैसे ही मछली क्या उत्सर्जित करता है, अमोनिया। मछली क्या उत्सर्जित करता है, अमोनिया करता है। ओके, आपने समझ गया। ये मैंने लिखवाऊंगा कि मछली क्या उत्सर्जित करता है, आपको ऐसे ही याद कर लेना, क्या करता है, अमोनिया। ओके, ऐसे देखिए पक्षी, छिपकली, सांप जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पादपों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थों के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि मछली, छिपकली ये भी सब उत्सर्जित करते हैं, जैसे सेमी सॉलिड यानी तरह के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूरिक अम्ल करते हैं। और मानव, हम लोग का जो मानव शरीर है वो क्या करते हैं, यूरिया को करते हैं। आपने समझ गया होगा। यानी आप इस पढ़ने से 3 बातों को समझा कि मछली क्या करते हैं, अमोनिया, मछली अमोनिया करते हैं, और ये जो सांप होते हैं, छिपकली, पक्षी, ये सब क्या करते हैं, यूरिक अम्ल। और मनुष्य क्या करते हैं, यूरिया, है ना। मनुष्य क्या करते हैं, यूरिया। आप कहीं पे यूरिया लिख लीजिए कॉपी पे समझने के लिए कि मनुष्य का उत्सर्जन क्या करते हैं, यूरिया को करते हैं। और मछली क्या करते हैं, मछली ऐसे लिख के क्या लिख लीजिए, अमोनिया लिख लीजिए। मछली लिखने के बाद क्या करिए, मछली लिख लीजिए, मछली, और मछली लिखने के बाद अमोनिया लिख लीजिए कहीं पे ऐसे करके, अमोनिया लिखा भी हुआ है।
यहाँ देखिए अमोनिया लिखा भी हुआ ऊपर में, लिख लीजिए यहीं से अमोनिया देखिए लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपने समझ गया कि तीन जो है, तीन कैसे कैसे उत्सर्जित करते हैं, मनुष्य, मछली और ये जो क्या बोलते हैं पक्षी सब जो क्या क्या उत्सर्जित कर, आपने समझ गया होगा। मैंने बोल भी दिया आपको, बस अगर लिखना था तो आप, मैंने जब कहा था आपको लिख लेना था। ओके, लिख लीजिए। आप अब जो पढ़ना है ना कि पेड़ पौधा कैसे करते, देखिए मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, आप सीधे आपको समझा दूंगा। देखिए पेड़ पौधा जो जड़ होते हैं ना, जैसे कि देखिए ये पेड़ पौधा है, ये मान लेते हैं कि ये पेड़ पौधा पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, और यहाँ पे जो है होता है ना जड़, इसको क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। क्या, मूल रोम का, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। जड़ को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या, मूल, क्या कहते हैं, मूल। यानी कि मूल जो होता है ना वो जड़ होता है, वो क्या करते रहते, तो वो जल को क्या करते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं। जल है ना, अगर पेड़ पौधा में जल जो जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, जड़ के द्वारा जाते हैं। जड़ को ही क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। आपने समझ गया होगा कि पेड़ पौधा में जल कैसे जाते हैं, मूल रोम के द्वारा जाते हैं, है ना। आपको पता है ना, प्रकाश शास्त्र में पढ़े थे कि जड़ से लेते हैं जल और खनिज लवण लेते हैं, तो जल कहाँ से लेते हैं, जड़ से लेते हैं, जिसको मूल कहा जाता है। ठीक है, आपने मूल समझ गया, मूल का मतलब जड़, मूल का मतलब जड़, मूल का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। आपने समझ गया होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है। एक होता है संवहन उत्तक। देखिए उत्तक का मतलब क्या होता है, उत्तक का मतलब कोशिका का समूह। क्या, कोशिका आपने पढ़ा है ना, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका, और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, मैं लिखवाऊंगा, क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इसी तरह एक संवहन उत्तक होता है, पेड़ पौधा में जो एक जगह से दूसरे जगह तक जो पहुंचाने का काम करता है ना, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधा में पानी और भोजन को एक जगह से दूसरे जगह तक परिसंचरण करता है, उसे क्या कहते हैं, संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक आपने समझ गया। ओके, आपने समझ गया होगा संवहन उत्तक होता क्या है। पेड़ पौधा में क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानों तक परिवहन करते रहता है पोषक तत्वों को, क्या कहते हैं, उसे संवहन उत्तक कहते हैं। देखिए पेड़ पौधा में दो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। देखिए जाइलम होता है पेड़ पौधा में पाया जाता है जन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है, आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक बार जाइलम के बारे में एक अच्छा सा ट्रिक्स देता हूँ। क्या देता हूँ, ट्रिक्स देता हूँ, जाइलम का ट्रिक्स। देखिए जाइलम किससे शुरू होता है, जौ से ना, तो यानी कि जल का परिवहन पेड़ पौधा में कौन करता है, आप सीधे बोलेगा क्या, जाइलम। मैं सीधे पूछूं, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। अब देखिए एक होता है क्या, फ्लोएम, यानी क्या होता है, फ्लोएम। ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। फ्लोएम यानी कि, फ्लोएम मतलब फल यानी कि भोजन, तो भोजन का परिवहन कौन करता है पेड़ पौधा में, आप सीधे बोलिएगा क्या, फ्लोएम। ठीक है, आपने ट्रिक्स अगर नहीं समझा सीधे ऐसे समझिए कि जल का मतलब जाइलम, अब फ्लोएम मतलब भोजन। ओके, समझ गया आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल का परिवहन कौन करता है, आप सीधे बोलेगा आप जाइलम, और भोजन का कौन करता है, फ्लोएम, क्योंकि मैंने ट्रिक्स बता दिया, जौ से जल, अब फ से फल। ऐसे करके आप याद कर लीजिए ट्रिक्स से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भूलते रहते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है। देखिए किस प्रकार से इसका मूल है ना, यही है ना, मूल रोम इसको कहा जाता है। इससे ये जल लेते रहते हैं और इस प्रकार एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, फैलते रहते हैं। यानी जाइलम लेके जल ऊपर जाते हैं, फ्लोएम नीचे लेके क्या आते हैं, क्या लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं ऊपर से, फ्लोएम भोजन लेके आते हैं। और एक बात बता दूं कि हम लोग जैसे कि पेड़ पौधा होते हैं ना, पेड़ पौधा जो जिसके कारण जो होता है उत्सर्जन, पेड़ पौधा हम का उत्सर्जन अंग का पता है क्या नाम है, क्या नाम है, रंध्र नाम है। क्या, रंध्र, यानी कि पत्ती के द्वारा उत्सर्जन होता है। पेड़ पौधा में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा, पत्ता के द्वारा। किसके द्वारा, पत्ता के द्वारा। पेड़ पौधा का उत्सर्जन अंग का क्या नाम है, पत्ता। समझ गया आपने। जाइलम आपने समझ गया, जो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम मतलब जो भोजन का परिवहन करता है, आपने समझ गया होगा। और इसी प्रकार से देखिए क्या लिखा हुआ, क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या है, रंध्र जो होता है ना, रंध्र से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, रंध्र से। यानी कि जल वाष्पित हो जाता है, यानी जब जड़ से हम जल लेते हैं और पत्ती से क्या होते हैं, वो जल वायु में फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब ऐसे समझिए कि जैसे कि जड़ से जल लिए, पूरे पेड़ पौधा में परिसंचरण हुआ और उसके बाद पत्ती में जाने के बाद पत्ती से वायु में जल चले जाते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आपने समझ गया होगा। चलिए एक बार लिखते हैं कॉपी पे। और यहाँ देखिए अब आपके कॉपी पे लिखना चाहिए डायलिसिस, जो मैंने बताया था कि रक्त के क्षरण की विधि को क्या कहते हैं, डायलिसिस या फिर अपोहन कहते हैं। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। उत्तक, कोशिका का समूह क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। पेड़ पौधा जाइलम द्वारा जल का परिवहन और फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। और अंतिम लाइन जो आपको लिखना है क्या,
वाष्पोत्सर्जन, पत्तियां में उपस्थित रंध्र यानी पत्ती में जो रंध्र होता है ना उसके द्वारा जल वाष्पित होने लगता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप मेरे साथ बोलने पर रिपीट कीजिए, आप ऑटोमेटिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। सभी को जो जो मैंने बताया था ना वो सभी को आपको नोट डाउन करना। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरह आपको लिखना है बहुत अच्छे से। और इस प्रकार से देखिए ये पुस्तक में, आपके पुस्तक में देखिए धमनी मैंने बताया, रक्त मैंने बताया, रक्त वाहिनी मैंने बताया, लिखवाया, कोशिका केशिका के बारे में मैंने लिखवाया, परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छे से, डायलिसिस बहुत अच्छे से बताया, उत्सर्जन क्या होता है ये भी बताया, उत्सर्जन तंत्र जो होता है जिससे उत्सर्जन होता है जैसे कि वृक्क है हमारे शरीर का, है ना, इसी को क्या, इस सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत अच्छे से लिखवाया मैंने आपको, हृदय स्पंदन बताया, वृक्क के बारे में बताया मैंने, लिखवाया भी, फ्लोएम क्या होता है ये भी बताया, प्लाज्मा क्या होता है ये भी बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही, पट्टिकाणु क्या होता है जिसे प्लेटलेट से कहा था हमने, बहुत अच्छे से जाना। नाड़ी स्पंद यानी कि हाथ को ना, नाड़ी को ना हाथ से चेक करने को नाड़ी स्पंद कहा था, यानी आप अपने हाथों से भी किसी का नस पे ऐसे हाथ रख के चेक कर सकते हैं। अगर उसका नस बहुत धड़कता है ना तो आप समझ जाइएगा उसको थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। ये नाड़ी चेक करने का तरीका होता है। नाड़ी मतलब नस को चेक करना। उसके बाद क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं। उसके बाद मूल रोग, स्टेथोस्कोप, पसीना आपको पता ही है, उत्तक क्या है, मूत्रवाहिनी क्या है, मूत्रमार्ग क्या है, यूरिक अम्ल क्या होता है, मूत्राशय क्या है, सीरा क्या होता है, श्वेत रक्त यानी कि WBC क्या है, जाइलम क्या होता है। ये सभी के सभी के बारे में ना मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, समझाया, लिखवाया, यानी कि मैंने अपने तरफ से सभी को अच्छे से बताने का प्रयास किया। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, मुझे आशा है कि आपने समझा भी होगा। अगर आपने नहीं समझा दोबारा वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा कितना बड़ा ही वीडियो होता है, आप दोबारा से देख के उसे पूरा को लिखिए और अच्छे से समझिए। और इस पाठ को आप अपने स्तर से पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये जो मुख्य बिंदु है ना इसको पढ़िए, क्योंकि मैं किसी वीडियो में नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप बैठ के इसको पढ़िए। इसलिए पढ़िए क्योंकि इसमें देखिए कि कुछ बात ऐसा है तो नहीं कि जो मैंने नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। ऐसा होता नहीं है कि मैं इसमें से कोई बात ऐसा नहीं बताता हूँ, क्योंकि जो जरूरत होता है ना मैं पक्का वो बताता ही रहता हूँ। ये होता ही है क्योंकि मैंने खुद एक बार पढ़ के आपके लिए बनाता हूँ ताकि कुछ बचे ना। इस प्रकार आप चाहे तो अपने स्तर से क्वेश्चन बनाइए कि रंध्र से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जाइलम जो जल का अवशोषण करता है, मतलब क्या है, जल का परिवहन करता है, और रोम क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। अवशोषण मतलब जल खींचता है कौन, मूल रोम। और जाइलम क्या करता है, परिवहन जल का करता है ना, भोजन का परिवर्तन फ्लोएम करता है। इस प्रकार इस अध्याय में जो है ना प्रश्न बना दीजिएगा। देखिए पांचवें में जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। फटफट बनाइएगा क्वेश्चन, अगर बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आप बनाइए अपने स्तर से, सभी प्रश्न को बनाइए, समझिए और अच्छे से जानिए। और अंतिम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ECG। क्या लिखा हुआ है, एक बात है पता है, हृदय जो होता है ना, हमारे हृदय में किसी प्रकार की खराबी होता है ना तो डॉक्टर क्या चेक करते हैं, ECG चेक करते हैं। क्या, ECG चेक करते हैं। जब हमारे हृदय में किसी प्रकार की खराबियां हो जाती है तो डॉक्टर साहब क्या चेक करते हैं, ECG चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रक्त को कोई विकल्प नहीं है, किसी व्यक्ति को क्या चोट लगने की रक्त की हानि होती है, ये आप अपने स्तर से पढ़िए और समझिए। रक्तदान करना जाता है, रक्तदान से क्या होता है आपको पता ही है कि एक आदमी व्यक्ति दूसरे को रख देता है, यही से क्या कहा था, रक्तदान कहा था। तो इस प्रकार आपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा, सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपने नहीं किया होगा तो जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मैं समझूंगा आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा आपने पढ़ लिया है और मैं आगे के अध्याय को इसी प्रकार से बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।